अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बेटा आप लोग के। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। वेलकम टू फिजिक्स वर्स। बेटा आज की क्लास में हम सबसे पहले दो ईयरली पास पेपर सॉल्व करने हैं। सबसे पहले हम करेंगे एमजे 2025 P62। ठीक है, P61 हम लोगों ने कल कर लिया था, P62 आज करेंगे। लेट्स मूव टू आवर क्लास। तो आज की क्लास में हमारे पास डिस्कशन है मई जून 2025 P62 1 आवर का पेपर है, एटीपी पेपर है, आईजीसीएसई का पेपर है। We have to answer all the questions, 40 marks का पेपर है and this paper has 16 pages। कोई भी पेज अगर मिस या मिस प्रिंटिंग हो तो पहली फुर्सत में आपने इन्विजिलेटर को इन्फॉर्म करना है। सही बेटा, चले लेट्स मूव। नाउ वी आर स्टार्टिंग द सॉल्यूशन ऑफ दिस पेपर एट 8:05। ठीक है, स्टूडेंट डिटरमाइन द इंटरनल डायमीटर ऑफ द टेस्ट ट्यूब। सही है बेटा, द apparatus assembled as shown in the figure। सही है बेटा, आगे क्या कह रहे हैं हमसे। द apparatus shown, सही है बेटा, the student fills the measuring cylinder with water cup with water up to 100 centimeter mark। सही बेटा, pour some water from the measuring cylinder into the test tube। सही है, टेस्ट ट्यूब में कुछ पानी डाला है, 100 सेंटीमीटर क्यूब मेजरिंग सिलेंडर पानी से भरा हुआ है। Full size diagram of the bottom part of the test tube is shown। Full size मतलब we can take measurements from this diagram। सही बेटा, तो ये हमें दिखाई हुई है ऑन फिगर 1.2। measure the height h in centimeters nearest to millimeter। okay, record your result in the top row in table 1.1। तो हाइट मेजर करते हैं बेटा, क्या आ रही है हमारे पास हाइट। लेट्स सी, लेट मी ब्रिंग द रूलर, लेट मी मूव द रूलर टू द वर्टिकल एक्सिस। ये आ गया, और बेटा ये आ रहा है हमारे पास कितना, 3.4 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, 3.4 सेंटीमीटर हमारे पास आ रही है इसकी लेंथ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास सिनेरियो क्या है बेटा, ये कहाँ रिकॉर्ड करना है, टेबल 1.1 में रिकॉर्ड करना है। सही है, 3.4। जिन बच्चों को शौक था ना कि सर बिल्ली बिल्ली, ये आज इनको शौक चढ़ा हुआ है, ये आज टेबल पे बैठी हुई हैं, बहुत जोर से इन्हें आईजीसीएसई का पेपर सॉल्व करना है। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। फिगर 1.3 shows the volume of water containing the measuring remaining in the measuring cylinder। मतलब कुछ अमाउंट मेजरिंग सिलेंडर का टेस्ट ट्यूब में डाल दिया पानी, और जो रिमेनिंग पानी मेजरिंग सिलेंडर में है वो दिखा रहे हैं, क्या वैल्यू आ रही है बेटा, 90। अच्छा एक चीज नोट करिएगा बेटा, ये जो कहलाता है ना, ये कहलाता है लोअर मेनिस्कस। तो हम लोअर मेनिस्कस रीड करते हैं हमेशा वाटर के लिए, तो ये 89 हमारे पास होगा। टेक रीडिंग R of volume of water in the measuring cylinder and record your result in the top row in table 1.1। ओके, 89 आया है हमारे पास, हमने यहाँ पे 89 रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है बेटा, now calculate the volume of water poured into the test tube using this equation। देखते हैं बेटा, v हमारे पास बराबर होगा 100 माइनस 89, यानी 11 आ रहा है v। तो ये भी हमने रिकॉर्ड कर दिया यहाँ पे 11। ठीक है बेटा, दैट इज हाउ हमारा टेबल तो कंप्लीट हो गया। अब क्या कह रहे हैं, द स्टूडेंट adds more water from the measuring cylinder into the test tube। Okay, measures new height of water in the test tube, measures the new reading R of the water in the remaining measuring cylinder। फिर बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ वाटर कैलकुलेट करेगा, और रिपीट कर रहा है प्रोसेस फॉर 3 मोर वैल्यूज ऑफ एच आर एंड वी, यानी टोटल हमारे पास 5 वैल्यूज ऑफ एच आर एंड वी हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेटा क्या कह रहा है, द स्टूडेंट रिजल्ट्स आर शोन इन टेबल 1.1। पूरा टेबल कंप्लीट हो चुका है। नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू अवॉइड लाइन ऑफ साइट पैरेलक्स एरर व्हेन रीडिंग द स्केल ऑफ मेजरिंग सिलेंडर। ठीक है बेटा, आगे क्या कह रहे हैं, डिस्क्राइब हाउ
errors are avoided, you may draw the diagram. तो बेटा हमें एरर कैसे अवॉइड करना है, हम अपना डायग्राम यहाँ पर बना सकते हैं. तो एरर, जो पैरेलल एरर है, लाइन ऑफ साइट एरर है, वो कैसे अवॉइड करते हैं? बाय मेकिंग आर आई परपेंडिकुलर टू द रीडिंग. सही बेटा. तो सबसे पहले यहाँ पे मैं डायग्राम भी बनाकर दिखा देता हूँ. डायग्राम में कैसे करना है हमें, मेजरिंग सिलेंडर को रीड करते हुए पैरेलल एरर को हमने कैसे अवॉइड करना है. दिस इज द लेवल ऑफ वाटर. ठीक है बेटा. और इसी के साथ मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर कि किस तरीके से आपने यहाँ पे पोजीशन ऑफ आई दिखानी है. ठीक है. कीप आई परपेंडिकुलर टू द रीडिंग. ठीक है बेटा. इस तरीके से आपने ये काम करना है. आगे बढ़ते हैं. प्लॉट अ ग्राफ. इस दफा पहला ही सवाल ग्राफ का आ गया. v स्लैश सेंटीमीटर क्यूब ऑन y एक्सिस एंड h स्लैश सेंटीमीटर ऑन x एक्सिस. स्टार्ट योर एक्सिस फ्रॉम ओरिजिन. ये बेटा ड्रॉ स्ट्रेट लाइन ऑफ बेस्ट स्प्रेड. तो इस दफा हमें v बनाना है y एक्सिस पे. तो लेट्स लेबल v. हमारे पास क्या हो जाएगा, v स्लैश सेंटीमीटर क्यूब y एक्सिस पे एंड h स्लैश सेंटीमीटर एक्स एक्सिस पे. एक मार्क तो मिल गया एक्सिस को लेबल करने का. दूसरा मार्क हमारे पास यूनिफॉर्म स्केल का है. v और h के दरमियान हम ग्राफ बना रहे हैं. तो बेटा इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूं. ओके. तो बेटा हमारे पास v की वैल्यूज हैं 11 till 47 एंड वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन. 11 till 47 का मतलब है हमारे पास 20-20 का डिफरेंस बेटर रहेगा. 20, 40, 60, 80, 100. इससे ज्यादा नहीं हो सकता था. 10, 20, 30, 40, बल्कि एक मिनट सॉरी, ये हमारे पास 47 तक जा रहे हैं ना. तो 10, 20, 30, 40, 50, दैट्स बेटर. सही है. 47 तक जा रहा है तो हम लोगों ने एक्स एक्सेस को इतना कवर कर लिया. वो एक गलती हो रही है बेटा हमसे छोटी सी. एच की वैल्यूज लिखनी है यहाँ पे. तो एच की वैल्यूज हम लिख लेते हैं इस तरह 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. अब ठीक है. चलते हैं बेटा v की वैल्यूज को लिखने के लिए जो कि 11 से 47 है. सॉरी, ये हमारी बिल्ली मोहतरमा जो है ना, ये तंग कर रही है हमें. तो 11 से 47. ठीक है बेटा. तो ये आप 10, 20, 30, 40, 50 इस तरह लेकर चले. तो बेटा हमने यूनिफॉर्म स्केल भी बना लिया, एक्सिस को लेबल भी कर लिया. अब बात आती है प्लॉटिंग की. तो प्लॉटिंग के लिए हमारे पास हम एक एक्सिस की जिम्मेदारी हमेशा की तरह रूलर को दे देंगे. ठीक है बेटा. और रूलर हमारे पास आ गया ये. ठीक है बेटा. पहले हमारे पास वैल्यू है एच की 3.4. 3.4 किधर आएगा, ये आएगा 3.4. 3.4 पे कितनी वैल्यू हो, अच्छा ये दो हम लोगों ने प्लॉटिंग के लिए देखना है. 3.4 पे हम लोग देख रहे हैं बेटा 11. तो 11 आएगा इधर. ये हमारा पहला पॉइंट मार्क हो गया. ठीक है बेटा. आगे हमारे पास क्या बात हो रही है, 5. 5 पे 16. 5 आएगा बिल्कुल यहाँ पे सेंटर में. 16 आएगा हेयर. नेक्स्ट है हमारे पास 7.6. 7.6 आएगा हेयर.
एंड बेटा 25 आ रहा है यहाँ। देन हमारे पास 10.3 आएगा बिल्कुल सेंटर में इन दोनों डिविजन्स के, और 10.3 पे क्या प्लॉट करना है हमें, 36 आएगा यहाँ। एंड लास्ट पॉइंट है हमारे पास 13.6 आएगा यहाँ। ठीक है बेटा, और 47 प्लॉट करना है, 47 आएगा हमारे पास यहाँ। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से वी हैव प्लॉटेड ऑल द पॉइंट्स नाउ। हमारे पास सिनेरियो क्या होगा बेटा, एग्जामिनर हमसे क्या बोल रहा है, बेस्ट फिट, स्ट्रेट लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाए। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन ऑफ बेस्ट फिट अब हमें बनानी है। लेट्स सी कौन कौन से पॉइंट हमारी लाइन पर आते हैं। ये आ गया हमारे पास स्ट्रेट लाइन ऑफ बेस्ट फिट। लेट्स सी कौन से पॉइंट आ रहे हैं लाइन पर। ओके, आई गेस वी हैव अचीव्ड आवर लाइन, अ बेस्ट फिट लाइन। तो ये वाला पॉइंट लाइन पर आ रहा है हमारे पास, ये वाला लाइन पर आ रहा है, ये वाला लाइन पर आ रहा है, ये ऊपर छूट रहा है, ये नीचे छूट रहा है। तो दिस इज हाउ वी हैव ड्रॉन आवर बैलेंस्ड बेस्ट फिट लाइन। ठीक है बेटा, तो हमारी बैलेंस्ड बेस्ट फिट लाइन कंप्लीट हो गई। 4 मार्क्स हमें इस ग्राफ ने प्रोवाइड कर दिए। आगे बढ़ते हैं। अब बोला डिटरमाइन द ग्रेडियंट ऑफ योर लाइन, शो ऑल द वर्किंग एंड इंडिकेट ऑन द ग्राफ द वैल्यूज यू यूज। बेटा मैं आपको मल्टीपल टाइम्स जो ग्रेडियंट का तरीकेकार फॉलो करवाता है आ रहा हूँ, जिसपे हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, वो तो होता रहता है। लेकिन एक और तरीकेकार है जो ट्राइंगुलर मेथड कहलाता है, मैं अभी आपको वो फॉलो करवाता हूँ। ठीक है, ट्राइंगुलर मेथड में आप क्या करते हो बेटा, आप ट्राइंगल बनाते हो। ठीक है, और मैं दो फार पॉइंट्स के वैल्यूज को चूज कर रहा हूँ और उनके थ्रू मैं आपको ट्राइंगुलर मेथड सिखाऊंगा। तो देखें, ये हमने ट्राइंगल बनाया और यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स को मार्क कर देंगे। ठीक है बेटा, ये होगा हमारे पास 2.4, 7, दिस इज x1, दिस इज y1, और ये होगा हमारे पास हाउ मच, 14 है ना, तो ये होगा 15। तो ये होगा हमारे पास 15, कॉमा आई गेस 52। यस, तो ये हो गया हमारे पास x2, y2। सही बेटा, तो ग्रेडियंट हमारे पास होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो y2 है 52, y1 है 7। ठीक है, x2 है हमारे पास 15, x1 है 2.4। ठीक है, लेट्स पुट द वैल्यूज, लेट्स फाइंड आवर आंसर। अच्छा जी, 52 माइनस 7 ओवर 15 माइनस 2.4, 3.57, जो कि दो सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ होके 3.6 हो जाएगा। ठीक है बेटा, कह रहे हैं इंटरनल डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर इज गिवन बाय द इक्वेशन d इक्वल्स टू k अंडर रूट g वेयर k इज 1.13। कैलकुलेट d फॉर द टेस्ट ट्यूब। सही है बेटा, तो d हो जाएगा k अंडर रूट g, k की वैल्यू 1.13 है, एंड अंडर रूट ग्राफ जो हमारे पास ग्रेडियंट है वो क्या है ये। ठीक है बेटा, तो 1.13 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3.6,
बेटा आंसर आ रहा है हमारे पास 2.14, जो कि दो सिग्निफिकेंट फिगर पे 2.1 हो जाएगा। कह रहे हैं सजेस्ट वन रीजन व्हाई योर कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ डी इज ओनली अप्रोक्सीमेट। ये जो हमारे पास डी की वैल्यू आई है ये अप्रोक्सीमेटेड क्यों है? इसके बहुत सारे रीजन है बेटा। हमने जो टेस्ट ट्यूब या फिर मेजरिंग सिलेंडर इस्तेमाल किया है उसमें पानी ट्रांसफर करने के दौरान मे बी सम ऑफ द वाटर हैज स्टिक्ड टू द वॉल्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब और सम ऑफ द वाटर स्टिक टू द वॉल्स ऑफ द मेजरिंग सिलेंडर, तो आपको एक्यूरेट रीडिंग शायद ना मिल रही हो, एक ही रीजन हो सकता है। दूसरा, हमारी बेस्ट फिट लाइन भी एक अप्रोक्सीमेट बैलेंस्ड लाइन होती है। अब क्योंकि बेस्ट फिट लाइन अप्रोक्सीमेट लाइन है तो हमारा ग्रेडियंट भी अप्रोक्सीमेट होगा, और ग्रेडियंट अप्रोक्सीमेट है तो बेटा डी की वैल्यू जो कैलकुलेट हो रही है अप्रोक्सीमेटेड ग्रेडियंट वो भी अप्रोक्सीमेट होगी। ठीक है, एक ये जवाब लिखा जा सकता है हमारे पास। इसके अलावा और भी बहुत सारे सेंसिबल आंसर हो सकते हैं जो कि आप इजी लिख सकते हैं। हर सेंसिबल आंसर कैन बी मार्क्ड। सही बेटा, तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है, सिंस ग्रेडियंट is an approximate answer due to best fit line. So value of D calculated is also an approximate answer. ठीक है बेटा, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन हम लोगों ने 821 पे कंप्लीट कर लिया। एंड हाउ मच टाइम डिड वी टेक टू कंप्लीट दिस फर्स्ट क्वेश्चन? लेट्स सी, 16 मिनट। 16 मिनट में हमने पूरा का पूरा सवाल कंप्लीट किया। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, लेट्स मूव टू आवर सेकेंड क्वेश्चन। अच्छी बात है, ग्राफ का सवाल हमारा हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट एलडीआर। Student investigates light dependent resistor. Student assembles the circuits consisting of power supply, a 470 ohm resistor, switch and LDR. सही बेटा, shows the circuit that the student assembles. अब देखें y और z में एक कंपोनेंट मिसिंग है, तो सब है, पावर सप्लाई है, स्विच है, 470 ओम का रेजिस्टर है, कौन मिसिंग है? एलडीआर। ही मस्ट आस्क अस टू ड्रॉ द सिंबल ऑफ एलडीआर। लेट्स ड्रॉ द सिंबल ऑफ एलडीआर। तो बेटा एलडीआर का सिंबल हम ऑलरेडी जानते हैं, ये एलडीआर का सिंबल है। ठीक है, अब नीचे देखें क्या कह रहा है, कंप्लीट द सर्किट बाय एडिंग द करेक्ट सिंबल ऑफ एलडीआर। हम जानते हैं ये है करेक्ट सिंबल ऑफ एलडीआर। मैंने आपको बताया था जब हम 4.3 पढ़ रहे थे कि जो डबल एरो थे ना ये लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। एलडीआर टेक्स लाइट एज इनपुट, तो इसका मतलब ये वाला सिंबल सही है गलत है? ये तो एलईडी का सिंबल है और ये किसी भी चीज का सिंबल नहीं है। ठीक है बेटा, नाउ स्टूडेंट क्लोजेस द स्विच, connects voltmeter across 470 ohm resistor, records the reading of the voltmeter, then opens the switch. Figure 2.1 पे draw a voltmeter connected to measure the potential difference across 470 ohm resistor. Figure 2.1 पे हमें 470 ohm resistor के across voltmeter बनाना है. This is how we will draw. And a diagram is not a diagram without labeling. You must label this. इसको भी LDR label कर दें. ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। Reading shown on the voltmeter को रिकॉर्ड करना है हमें। ये रीडिंग क्या आ रही है बेटा हमारे पास? दो सिग्निफिकेंट फिगर में 0.80। ठीक है बेटा, बोले करंट आई इन द सर्किट इज कैलकुलेटेड यूजिंग द इक्वेशन वेयर आर इक्वल्स टू 470 ओम। तो वी एक्स वाई 0.8 है, 470 कैलकुलेट करते हैं, 0.8 डिवाइड बाय 470,
You're getting an answer of 0.00170 यानी 0.0017. ठीक है, जिसको आप अच्छा यूनिट नहीं लिखा हुआ है, यू हैव टू राइट डाउन द यूनिट. इनफैक्ट यहाँ पे 2 मार्क में से 1 मार्क यूनिट का होना चाहिए. ठीक है, तो या तो आप इसको इस तरह लिखें या तो आप 1.7 एक्सपोनेंट माइनस 3 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें. बोथ आर एक्सेप्टेबल. ठीक है बेटा, अब क्या बोल रहे हैं? स्टूडेंट क्लोजेस द स्विच, कनेक्ट द वोल्टमीटर बिटवीन वाई जी. पहले एक्स वाई के अक्रॉस वोल्टमीटर लगा हुआ था, अब वाई जी के अक्रॉस लगा दिया. रीड द वोल्टमीटर रीडिंग अक्रॉस वाई जी, ओपन द स्विच. ये वैल्यू आ रही है वाई जी के अक्रॉस. तो बोला कैलकुलेट द रेजिस्टेंस आर बी ऑफ एलडीआर इन ब्राइट लाइट. तो ये ब्राइट लाइट में रेजिस्टेंस है. R इज द रेजिस्टेंस ऑफ एलडीआर, B स्टैंड्स फॉर ब्राइट लाइट. सही है बेटा. 2.2. अच्छा अब देखो ये दोनों सीरीज में है ना, तो इनका करंट तो सेम रहेगा. तो 470 ओम का रेजिस्टर का मैं ऑलरेडी करंट निकाल चुका हूं, तो वही करंट मैं यहां पे भी यूज कर लूंगा. ठीक है बेटा, 1.7 इंटू 10⁻³ क्या आ रहा है बेटा आंसर? 1294.11. दो सिग्निफिकेंट फिगर पे जवाब क्या हो जाएगा बेटा? 1300. ओके, आगे बढ़ते हैं. The student covers the LDR with a piece of card and repeats the procedure described in B and D. ठीक है, LDR को कवर कर दिया है और कवर करने के बाद 470 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस ये वोल्टेज आ रहा है और LDR के अक्रॉस ये वोल्टेज मिल रहा है. ठीक है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस आर डी ऑफ LDR इन द डार्क. R is the resistance of LDR, D stands for dark. ओके बेटा, तो वैल्यूज लिखते हैं. 470 VYZ डार्क के लिए क्या है? 2.9 और VXY डार्क के लिए क्या है? 0.15. 470 मल्टीप्लाई बाय 2.9 डिवाइडेड बाय 0.15. तो बेटा आंसर आ रहा है हमारे पास 9086.6, जो कि हो जाएगा 9100. ठीक है बेटा. नाउ क्या कह रहे हैं? द स्टूडेंट रिमूव द कार्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द एलडीआर एंड स्लोली लिफ्ट इट वर्टिकली अपवर्ड. यानी पहले एलडीआर के साथ बिल्कुल कार्ड मिला हुआ था, अब आहिस्ता आहिस्ता कार्ड ऊपर लेकर जा रहे हैं, सो दैट द एलडीआर इज हैविंग लाइट. पहले कार्ड के जैसे एलडीआर बिल्कुल अंधेरे में था, अब एलडीआर पे आहिस्ता आहिस्ता रोशनी बढ़ना शुरू होगी. Until the card is 30 सेंटीमीटर above LDR. तो टोटल हमारे पास कार्ड LDR से 30 सेंटीमीटर ऊपर चला गया. The student observes and record readings of the voltmeter across LDR. LDR के अक्रॉस जो वोल्टमीटर की रीडिंग आ रही है वो बच्चे ने यहाँ पे पूरे एक टेबल पे नोट डाउन कर ली. Describe how PD across LDR changes as the distance between the card and LDR changes. ओके बेटा, तो देखें ये वाली वैल्यूज कांस्टेंट है. ऐसा सवाल हमने कल भी किया था, बस फर्क क्या था? उसमें कार्ड को आहिस्ता आहिस्ता एलडीआर के करीब ला रहे थे, यहाँ पे कार्ड को आहिस्ता आहिस्ता एलडीआर से दूर लेके जा रहे हैं. सही है. तो बेटा देखें हम क्या बोलेंगे? एज द डिस्टेंस इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 0 to 15 सेंटीमीटर, कॉमा वी वाई दी डिक्रीजेस. ठीक है बेटा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है वी वाई दी डिक्रीज हो रहा है. दूसरा पॉइंट क्या होगा? एज द डिस्टेंस इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 20 till 30 सेंटीमीटर, कॉमा वी वाई दी इज सेम, या वी वाई दी रिमेन सेम. आप ये लिख दें, कांस्टेंट है ये लिख दें. दैट इज हाउ वी आर डन विद दिस पार्ट. आगे बढ़ते हैं. When LDR is covered by card, the current in the circuit changes. Use D
B2, D and E1 to show how the change in current affects the value of the total potential difference Vxy plus Vyz. पहले इन वैल्यूज को जरा नोट डाउन करते हैं. B2 में क्या लिखा हुआ है? V2 में हमारे पास वैल्यू है Vxy. सही है भाई. Vxy है हमारे पास 0.80 वोल्ट. D में क्या वैल्यू है? D में वैल्यू है हमारे पास Vyz की 2.2. और E2 में क्या E1 में क्या वैल्यू है बेटा? E1 में वैल्यू है हमारे पास, ओके, जब LDR डार्क में है तो Vxy Vyz दोनों की वैल्यू है 0.15 2.9. सही है बेटा. तो ये दोनों वैल्यू जब LDR लाइट में था तब की हैं, और ये दोनों वैल्यू जब LDR डार्क में था तब की हैं. सही है बेटा. अब जरा नोट करते हैं, वो पूछ रहा है क्या फर्क आ रहा है Vxy प्लस Vyz लाइट और डार्क दोनों में. तो लाइट की अगर मैं बात करूं तो लाइट में हमारे पास Vxy प्लस Vyz कितना आ रहा है? 0.8 प्लस 2.2 3.0 वोल्ट. सही है बेटा. और डार्क की अगर बात करें, डार्क में हमारे पास Vxy प्लस Vyz कितना आ रहा है? 0.15 प्लस 2.9. तो ये आ रहा है हमारे पास बेटा 3.05 वोल्ट. यानी बोथ आर ऑलमोस्ट सेम. ठीक है बेटा. तो Vxy plus Vyz for both situations are equal as they lie. ये आप एक काम करो, वैल्यूज लिख दो इन लाइट Vxy plus Vyz equals to 3.0 volt and in dark Vxy plus Vyz equals to 3.05 volt. They lie under limit of experimental accuracy. तो लिमिट ऑफ एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी क्या कहती है बेटा? इन दोनों के दरमियान फर्क कितना हो? लेस देन 10%. लेट मी प्रूव यू. इन दोनों के दरमियान लेस देन 10% का फर्क है. बेटा क्या होता है? पहले तो हम डिफरेंस निकालते हैं. 3.05 माइनस 3.0 0.5 0.05 का डिफरेंस आ गया. फिर हम लोग निकालते हैं एवरेज. 3.05 प्लस 3.0 डिवाइड बाय 2. बेटा अब आंसर आ रहा है 3 पॉइंट, अब आंसर आ रहा है बेटा हमारे पास 3.025 वोल्ट. अब हम क्या करेंगे बेटा? डिफरेंस को एवरेज से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे. यानी 0.05 डिवाइड बाय 3.025 मल्टीप्लाई बाय 100. ये सिर्फ मैं आपको प्रूव करने के लिए दिखा रहा हूँ कि दोनों अंडर लिमिट ऑफ एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी है. आंसर आ रहा है बेटा 1.65%. देखो हमारे पास जो इन दोनों में फर्क आ रहा है वो अंडर 10% आ रहा है. ठीक है बेटा. तो ये तरीकेकार होता है लिमिट ऑफ एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी को आइडेंटिफाई करने का. ठीक है बेटा. इससे रिलेटेड मैं ऑलरेडी अपने इंस्टाग्राम पे एक रील शेयर कर चुका हूँ. काइंडली गो थ्रू दैट रील एंड अंडरस्टैंड दिस, शेयर दिस रील एज मच एज पॉसिबल. आगे बढ़ते हैं. तो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन एट 8:33. दैट मीन्स इस सवाल को सॉल्व करने में हमें कितना टाइम लगा बेटा? 12 मिनट्स. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. अब हमारे पास एक और सवाल आ रहा है. स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट द इमेज फॉर्म बाय द कन्वर्जिंग लेंस. सही है.
Refer to figure 3.1. The actual switches on the lamp places distance d 80 सेंटीमीटर. बेटा इसकी जरूरत पड़ेगी हमें डिस्टेंस d की, तो मैं इसको अलग कलर से हाईलाइट कर रहा हूं ताकि ये नजरों में रहे. नाउ फ्रॉम द इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट, और इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट किस शेप का है बेटा? ट्रायंगुलर शेप का है. Places the lens close to the illuminated object. Okay, move the lens away from the illuminated object until magnified, inverted, sharp image of the illuminated object is formed on the screen. Magnified, inverted and sharp. हर inverted image हमारे पास कैसी होती है बेटा? Real image होती है. Okay, figure 3.1 shows the position of the lens when the image is sharp. Okay, on figure 3.1, measure nearest 2.1 सेंटीमीटर. मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जब आप रूलर यूज करें तो हमेशा अपना आंसर 1 डेसिमल प्लेस यानी नियरेस्ट टू मिलीमीटर लिखा करें, या नियरेस्ट 2.1 सेंटीमीटर, बात एक ही है. द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लेंस टू द ऑब्जेक्ट, यानी ये डिस्टेंस हमें मेजर करना है. सही है बेटा, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है. वी गेटिंग एन आंसर ऑफ 4.1. सही बेटा, हमारा आंसर आ रहा है 4.1. लेट्स राइट इट डाउन. बोल रहे हैं फिगर 3.1 इज ड्रॉन स्केल ऑफ 1/5 ऑफ फुल साइज, यानी जो डायग्राम बनी हुई है एक्चुअल वर्ल्ड में जो ऑपरेटर है इससे 5 गुना बड़ा है. ठीक है बेटा, बोल रहा है कैलकुलेट द एक्चुअल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. तो एक्चुअल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? 4.1 का 5 टाइम्स. व्हाट इज द 5 टाइम्स ऑफ 4.1? 20.4 आई गेस. 20.5 सॉरी. सही है. तो दोनों वैल्यूज देखें 1 डेसिमल प्लेस पे हमने लिखी हुई है. ओके, the student continues to move the lens away from the illuminated object until a second sharp image which is diminished. कैसी है बेटा? Diminished, inverted. स्क्रीन पे फॉर्म हो रही है. स्क्रीन पे फॉर्म हो रही है तो इमेज बाय डिफॉल्ट रियल इमेज है. द मेजर नियरेस्ट 0.1 सेंटीमीटर ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस y. ये बेटा हमारे पास एक्चुअल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है. ठीक है, इससे मल्टीप्लाई बाय 5 का प्रोसेस खुद कर दिया है और ये वैल्यू दिखा रहे हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए. ओके बेटा, आगे क्या बोल रहे हैं? फिगर 3.2 शो द इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट, ड्रॉ डिमिनिश्ड इन्वर्टेड इमेज. तो देखो मैं डिमिनिश्ड इन्वर्टेड इमेज आपको कैसे बनाकर दिखा रहा हूं. ये हमारा ऑब्जेक्ट है, राइट? तो आपने एक तो इमेज इन्वर्टेड बनानी है. ये आ गई आपके पास इन्वर्टेड इमेज. ठीक है, दूसरा डिमिनिश्ड, अपनी मर्जी से इसका साइज जितना चाहो स्मॉल कर देना. मैं इतना कर रहा हूं. तो ये हमने इमेज की डायग्राम बना दी. इन्वर्टेड भी दिखा दिया, डिमिनिश्ड भी दिखा दी. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ व्हाट? y माइनस जी. तो बेटा d किसके बराबर है हमारे पास? y माइनस जी के बराबर है. y माइनस सॉरी y माइनस x. y की वैल्यू है 59.8 और x हमारे पास क्या था बेटा? 20.5 जो ऊपर कैलकुलेट किया था. 59.8 माइनस 20.5, 39.3. कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस फ्रॉम द इक्वेशन, और अपना आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है. तो एफ क्या हो जाएगा बेटा? कैपिटल डी हमें ऊपर क्या गिवन था? ये रहा कैपिटल डी, 80 सेंटीमीटर्स. तो 80 का स्क्वायर माइनस स्मॉल डी क्या है हमारे पास? 39.3 का स्क्वायर ओवर 4 टाइम्स 80. 80 स्क्वायर माइनस 39.3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 टाइम्स 80. 15.71, 15.17 सॉरी.
जो बेटा 1 डेसिमल प्लेस पे 15.2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, सेंटीमीटर की मेजर्ड लेंथ हम लोग हमारे पास 1.2 15.2 1 डेसिमल प्लेस पे आ गई। अब बोले स्टूडेंट रिपीट कर रहा है प्रोसीजर इन ए एंड बी फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑन स्क्रीन डी इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब डी कितना कर दिया है? अब डी कर दिया है बेटा 100 सेंटीमीटर्स। रिकॉर्ड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड डी। एक्स वाई डी तीनों की वैल्यूज निकाल दी। बोला है कैलकुलेट द सेकंड वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ यूजिंग द सेम इक्वेशन। तो बेटा इक्वेशन क्या थी? कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर अपॉन 4 कैपिटल डी। तो कैपिटल डी है 100, स्मॉल डी है 63.7, 4 टाइम्स 100। 100 स्क्वायर माइनस 63.7 का स्क्वायर ओवर 4 टाइम्स 100 यानी 400 हो जाएगा 14.85, जो कि दो सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ होके सॉरी 1 डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ होकर 14.9 हो जाएगा। ठीक है बेटा, कह रहे हैं two quantities can be considered equal within the limit of experimental accuracy if they are under 10% of each. State value of f1 and f2 can be considered equal. Support statement with a calculation. तो बेटा पहले निकालो दोनों का डिफरेंस। ठीक है, पहले वाली थी हमारे पास 15.2, दूसरी वाली है 14.9, डिफरेंस कितना आ रहा है? 0.3। फिर निकालो दोनों का एवरेज। 15.2 प्लस 14.9 डिवाइड बाई 2, 15.2 प्लस 14.9 डिवाइडेड बाई 2, 15.05। और अब हमने क्या करना है? डिफरेंस को एवरेज से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100। 0.3 डिवाइडेड बाय आंसर मल्टीप्लाई बाय 100। आंसर आ रहा है हमारे पास 1.99% यानी 2.0%, विच इज लेस देन लिमिट ऑफ एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी। तो बोथ आर एक्यूरेट। तो क्या बोलेंगे हम लोग? बोथ f1 and f2 are equal as they are under limit of experimental accuracy। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। Ending of this question, we are about to have to state one technique when to use when doing this type of experiment to ensure the image on the screen is focused as clearly as possible. Move the lens towards or away from the screen until sharpest possible image is formed on the screen. Move the lens towards or away from screen until sharp image forms on screen. This experiment is usually done in darkened room. लाइट के कोई नॉर्मली एक्सपेरिमेंट अंधेरे में किए जाते हैं ताकि फोकस्ड इमेज को देखा जा सके। एक्सप्लेन हाउ दिस मेक्स इट इजियर टू सी व्हेन द इमेज इज इन फोकस। तो इमेज की बाउंड्रीज शार्प आपको दिखाई देंगी। ठीक है बेटा, और इट विल बी इजी फॉर अस। द boundaries of the image will look sharper. Sharp and clear. ठीक है बेटा, and that is how at 8:43 we are done with this question. अब हमारा बस एक सवाल रह गया है 7 मार्क का प्लानिंग का क्वेश्चन। ये सवाल हम लोगों ने शुरू किया था 8:33 पर, 10 मिनट में किया। चलें अब चलते हैं बेटा
प्लानिंग के सवाल की तरफ। कह रहे हैं hot water is poured into a glass beaker and allowed to cool down for how much? 5 minutes. ये हीटिंग और कूलिंग रेट जो है ना इसको बड़ा पसंद है एग्जामिनर को। प्लान एन एक्सपेरिमेंट टू इन्वेस्टिगेट वेदर द रेट ऑफ कूलिंग of hot water depends upon the initial temperature of hot water. I guess इस तरीके का सवाल फरवरी मार्च 2026 P62 में भी आया है, देखते हैं। तो क्या बोल रहा है, रेट ऑफ कूलिंग ऑफ हॉट वाटर डिपेंड करता है इनिशियल टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर पे, इसको आपने इन्वेस्टिगेट करना है। कह रहे हैं रेट ऑफ कूलिंग ऑफ हॉट वाटर कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द इक्वेशन। ओके, you are provided with supply of cold water, electric kettle, 250 centimeter cube, glass beaker, measuring cylinder. You may use other common laboratory instrument. क्या क्या कमी है बेटा, हमारे पास स्टॉप वॉच नहीं है जिससे हम टाइम मेजर कर सकें, और हमारे पास थर्मोमीटर नहीं है जिसके थ्रू हम टेम्परेचर मेजर कर सकें। इन योर प्लान इंक्लूड एनी apparatus नीडेड। तो बेटा हमारे पास एडिशनल apparatus लिखो। पहला स्टॉप वॉच टू मेजर टाइम इंटरवल, और कितना है टाइम इंटरवल बेटा, 5 मिनट्स। और दूसरा बेटा क्या, थर्मोमीटर टू मेजर व्हाट, thermometer to measure temperature of water। ठीक है बेटा, अगला रिक्वायरमेंट हमसे क्या है, बोल रहे हैं ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बताओ इंक्लूडिंग व्हाट यू विल मेजर एंड हाउ यू विल मेक श्योर द मेजरमेंट्स आर एक्यूरेट। किस तरीके से हम बताएंगे बेटा मेजरमेंट एक्यूरेट है, और हम किस तरीके से बेटा हमारे पास क्या क्या मेजर करेंगे टू बी ऑनेस्ट। ठीक है बेटा, तो बेटा हम मेथड लिख रहे हैं। मेथड में सबसे पहले देखो मैंने क्या किया, मैंने बताया pour water in electric kettle। अच्छा पहले पूरा प्लान सुन लो। सबसे पहले हम वाटर को इलेक्ट्रिक केटल में डालेंगे एंड वाटर को हीट अप करेंगे, वाटर को बीकर में ट्रांसफर करेंगे, एंड एट द सेम टाइम हम क्या करेंगे बेटा, थर्मोमीटर इंसर्ट करेंगे टू मेक श्योर द रीडिंग ऑफ द थर्मोमीटर इज एज एक्यूरेट एज पॉसिबल। दो काम हो सकते हैं, या तो हम पैरेलक्स एरर अवॉइड करें, या मल्टीपल टाइम्स 2 से 3 मरतबा हॉट टेम्परेचर की रीडिंग नोट डाउन करें और उसका एवरेज ले लें। ठीक है बेटा, देन जिस वक्त हम लोगों ने थर्मोमीटर इंसर्ट किया है उसी वक्त हम स्टॉप वॉच स्टार्ट करेंगे, और 5 मिनट के टाइम के बाद हम वापस थर्मोमीटर की रीडिंग को नोट करेंगे। तो हमें इनिशियल और फाइनल थर्मोमीटर की रीडिंग मिल चुकी होंगी, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल हैव द डिफरेंस और द फॉल इन टेम्परेचर। टाइम आपको ऑलरेडी पता है 5 मिनट, दैट इज 300 सेकेंड्स। तो बेटा आप क्या करोगे बेटा, चेंज इन टेम्परेचर को टाइम टेकन से डिवाइड करवाओगे, दिस इज हाउ यू विल हैव द रेट ऑफ कूलिंग। ये एक्सपेरिमेंट डिफरेंट इनिशियल टेम्परेचर्स पे करेंगे until we have 6 set of readings। ठीक है बेटा, तो pour water in electric kettle and warm the water, transfer water to beaker and insert thermometer to measure initial temperature। At the same time, comma start stopwatch। When stopwatch reads
300 second, that is 5 minutes. Again, measure temperature of water. ठीक है बेटा, find difference in temperature and find rate of cooling using formula delta theta upon T. या डेल्टा थीटा अपॉन 300 कर दो, सही है। इस तरह हम लोग रेट ऑफ कूलिंग निकालेंगे। रिपीट द प्रोसेस with different initial temperature until you have 6 set of readings। ठीक है बेटा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज हम लोग नोट कर देते हैं, लिख देते हैं कि हाउ टू मेक द रिजल्ट्स एक्यूरेट। तो हम क्या कहेंगे बेटा, अवॉइड पैरेलक्स error when measuring temperature। ठीक है बेटा, ये हमारा मेथड पूरा कंप्लीट हो गया। नाउ अब आगे बढ़ते हैं और हमसे क्या मांगा जा रहा है बेटा, कंट्रोल वेरिएबल। तो कंट्रोल वेरिएबल में बहुत सारी चीजें हम इंक्लूड कर सकते हैं। कांस्टेंट पैरामीटर में हम लोग रूम टेम्परेचर लिख सकते हैं, मास ऑफ हॉट वाटर लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ हॉट वाटर लिख सकते हैं। ठीक है, तो मास ऑफ हॉट वाटर और रूम टेम्परेचर कोई भी लिख दें आप, आई वुड से दोनों ही लिख दें। आईजीसीएसई में एक मार्क ज़्यादा होता है तो 2 कांस्टेंट पैरामीटर लिख दें भले। नाउ अब क्या मांग रहे हैं बेटा हमसे, आई गेस टेबल। ठीक है, अच्छा इंक्लूड अ लेबल डायग्राम भी कहा हुआ है, यू में इंक्लूड अ लेबल डायग्राम, तो लेबल डायग्राम भी बनाता हूँ। पहले टेबल दिखा देता हूँ। टेबल में हमारे पास हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे बेटा, इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर, डिफरेंस इन टेम्परेचर और रेट ऑफ कूलिंग। इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर एंड रेट ऑफ कूलिंग। यूनिट्स भी मेंशन कर दो बेटा यहाँ पे, स्लैश डिग्री सेल्सियस स्लैश डिग्री सेल्सियस स्लैश डिग्री सेल्सियस स्लैश डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड। ठीक है बेटा, या डिग्री सेल्सियस पर मिनट, कोई भी यूनिट चलेगा। हम अगर 300 से डिवाइड कर रहे हो तो सेकेंड आएगा, और अगर 5 से डिवाइड कर रहे हो तो पर मिनट आएगा। ये हमारा टेबल बन गया। डायग्राम भी देख लो, डायग्राम कैसे बनेगी हमारे पास बेटा। डायग्राम में आप दिखाओगे यहाँ पर सबसे पहले एक बीकर, बीकर में आप कुछ अमाउंट ऑफ वाटर दिखाओगे, ठीक है, और साइड में आप रखोगे यहाँ पे एक स्टैंड,
उस स्टैंड पे आपने थर्मोमीटर को क्लैंप करना है। ये आ गया आपका थर्मोमीटर। दिस इज द बल्ब ऑफ थर्मोमीटर। एंड ये हमारे पास थर्मोमीटर क्लैंप हुआ है। ठीक है बेटा। एंड लेबल एवरीथिंग। क्लैंप, रिटॉर्ट, स्टैंड, थर्मोमीटर, बीकर एंड वाटर। सही बेटा, ये हमारे पास वर्केबल डायग्राम हो जाएगी। एंड दैट इज हाउ वी आर डन विद द डायग्राम। अब बस हमें क्या करना है, एक आखिरी काम करना है, हाउ वी रीच द कंक्लूजन, कैसे हम कंक्लूजन पे पहुंचे। तो कंक्लूजन पे पहुंचने का हमारे एक आसान तरीकेकार क्या है बेटा, प्लॉट अ ग्राफ। प्लॉट अ ग्राफ of initial temperature versus rate of cooling. And that is how we are done with our first paper at 8:55। 50 मिनट में हम लोगों ने सवाल ये कुछ पेपर कंप्लीट किया है और इस सवाल को हम लोगों ने कंप्लीट किया है 12 मिनट्स में। एंड ये हमारे पास पहला पेपर कंप्लीट हो गया। एंड पहले पेपर के बाद मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करूंगा, Q&A दोनों पेपर्स कंप्लीट होने के बाद होंगे। ठीक है। अरे भाई, ये चीज रोजाना क्यों समझानी होती है, हैं? चले, तो फॉर द टाइमिंग आई एम स्विचिंग ऑफ द रिकॉर्डिंग, दूसरे पेपर की तरफ चलते हैं।